हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 6th और 7th क्लास की जो साइंस की एनसीईआरटी है उससे एक क्विक रिवीजन देंगे। इसमें सिर्फ हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड की, यानी भोजन के घटकों की। तो डेली लाइफ में हम बहुत सी चीज़ें खाते हैं और आपको पता है कि इन्हें बनाने के लिए बहुत से इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं। अब ये जो इंग्रेडिएंट हैं इनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। ये जो कंपोनेंट होते हैं, ये घटक होते हैं, इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, यानी पोषक। कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, और ऐसे फूड जिनमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। और जो प्रोटीन होते हैं ये हमारी बॉडी की ग्रोथ और उसे हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके स्रोतों की, सोर्सेज की, कि ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें पोटैटो, शुगर केन, मेज, मैंगो, राइस वगैरह से मिलती है। और फैट्स हमें नट्स, कोकोनट ऑयल, इन सभी चीज़ों से मिलती है। और जो प्रोटीन है वो हमें सोयाबीन, पीस, बीन्स, मीट, पनीर, अंडे वगैरह से मिलती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं विटामिन की। तो जो विटामिन्स होती हैं ये हमारी बॉडी की बहुत सी बीमारियों से रक्षा करती है। ये हमारी आंखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को हेल्दी रखने में हेल्प करती है। जैसे कि जो विटामिन ए होती है ये हमारी स्किन को और हमारी आइज़ को हेल्दी रखती है। और जो विटामिन सी होती है ये हमारी बॉडी की बहुत से जो डिजीज़ होते हैं उनसे लड़ने में हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ की। यदि हमारी बॉडी को किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, अभाव हो जाता है, तो उस वजह से भी हम बीमार हो सकते हैं। तो ऐसे डिजीज़ जो किसी न्यूट्रिएंट के काफ़ी लंबे समय तक उसके अभाव के कारण, कमी के कारण हो, उसे हम अभावजन्य रोग यानी डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। अब हम कुछ डेफिशिएंसी डिजीज़ देख लेते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विज़न हो सकता है, मतलब जो आपकी आंखें हैं वो कमज़ोर हो सकती है, आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा। विटामिन बी1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस, कैल्शियम की कमी से जो हड्डियाँ और दांत होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर यानी घेंगा, आयरन की कमी से अनीमिया हो सकता है। इसके साथ ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होता है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। तो ऐसे फाइबर यानी ऐसे तंतु जो कि आपकी प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, वहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं, यानी प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे कि जो कॉटन और जूट है वो हमें प्लांट से मिल जाता है, और जो वूल है वो हमें एनिमल से मिल जाती है। दूसरी ओर ऐसे फाइबर यानी ऐसे तंतु जो कि केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू बनाए जाते हैं उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर यानी संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, जिससे कि पॉलिएस्टर हो गया, नाइलॉन हो गया, एक्रेलिक हो गया, ये सारे आपके सिंथेटिक फाइबर हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की, यानी गति के प्रकार की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेक्टिलिनियर मोशन यानी सरलरेखीय गति की। तो जो सरलरेखीय गति होती है उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है, मतलब कि एक सीधी लाइन, एक सरल रेखा के अनुदिश वो चलता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं सर्कुलर मोशन की, यानी वर्तुल गति की। जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि जो घड़ी की सुइयां हैं वो किस तरह से एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं पीरियोडिक मोशन पर, यानी आवर्ती गति पर। आवर्ती गति किसी वस्तु की ऐसी गति होती है
जो कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने आप को दोहराती है यानी रिपीट करती है, जैसे झूला झूलते किसी बच्चे की गति। नेक्स्ट अब हम पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट की यानी अपारदर्शी वस्तुओं की। तो ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखना संभव नहीं है, मतलब हम उसके आर पार नहीं देख सकते, तो ऐसी वस्तुओं को अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। और ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखना संभव होता है और हमें अच्छे से दिखाई देता है, उसे हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यानी पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार देखना तो संभव है लेकिन हमें स्पष्ट तरीके से दिखाई नहीं देता, उन्हें हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट यानी पारभासी वस्तुएं कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक सेल की। हमें पता है कि टॉर्च में जो बल्ब होता है उस तक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक सेल के माध्यम से पहुंचती है। अब यह सेल जो है वो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये जो इलेक्ट्रिक सेल होता है इसमें कुछ केमिकल स्टोर किए जाते हैं जिसके माध्यम से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इनमें जो केमिकल स्टोर किए जाते हैं वो हैं अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन ब्लैक। तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर की। तो ऐसे मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, मतलब कि ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित होने देते हैं, उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं, यानी कि वो विद्युत के चालक हैं। दूसरी तरफ ऐसे पदार्थ जो कि अपने अंदर से विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते, प्रवाहित नहीं होने देते, उन्हें हम इंसुलेटर यानी विद्युत रोधक कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल यानी चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों की। ऐसे मटेरियल जो कि चुंबक की ओर यानी मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि लोहा, निकल, कोबाल्ट, ये सभी आपके मैग्नेटिक मटेरियल हैं। दूसरी ओर वो पदार्थ जो कि मैग्नेट की ओर आकर्षित नहीं होते, उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेट के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब उसे फ्रीली सस्पेंड किया जाता है, मतलब उसे हवा में लटका दिया जाता है, तो वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में ठहरती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं हीट की यानी ऊष्मा की। इसमें सबसे पहले हम ट्रांसफर ऑफ हीट यानी ऊष्मा के स्थानांतरण के बारे में जान लेते हैं। जब किसी वस्तु में हीट का ट्रांसफर गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर होता है तो हम उसे कंडक्शन कहते हैं यानी कि चालन कहते हैं। जो सॉलिड होते हैं यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, उसमें ज़्यादातर जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो इसी प्रक्रिया यानी कंडक्शन के द्वारा होता है। इसके अलावा जो पानी है, जो वाटर है, उसमें हीट का जो ट्रांसफ़र है यानी जो ऊष्मा का स्थानांतरण है वो कन्वेक्शन यानी संवहन प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब किसी चीज़ का टेम्परेचर कितना है, उसका ताप कितना है, इस चीज़ के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है यानी जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, उसका इस्तेमाल बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। इसके अलावा और वस्तुओं का टेम्परेचर मापने के लिए प्रयोगशाला तापमापी यानी लेबोरेटरी थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट की यानी अम्ल, क्षारक और लवण की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसिड यानी अम्ल की। जो एसिड वर्ड है वो लैटिन वर्ड एसियर से निकला हुआ है जिसका अर्थ होता है खट्टा। अब बहुत सी चीज़ें जैसे कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज, विनेगर, ये सारी चीज़ें टेस्ट में खट्टी होती हैं क्योंकि इनमें अम्ल होता है, एसिड पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा एसिड किस चीज़ में पाया जाता है। एसिटिक एसिड आपका विनेगर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड चिंटी के डंक में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंज, लेमन, इन चीज़ों में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड कर्ड यानी दही में पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच और टोमेटो यानी पालक और टमाटर में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला और कुछ सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड इमली, अंगूर और कच्चे आमों में पाया जाता है। इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन
पूछा जाता है कि किस चीज़ में कौन सा एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं बेसिस की यानी क्षारक की। तो ये टेस्ट में कड़वे होते हैं और यदि हम इसके सॉल्यूशन को अपनी उंगलियों के बीच में रगड़ें तो ये साबुन की तरह महसूस होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन से बेस किस चीज़ में पाए जाते हैं। तो जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो लाइम वाटर यानी चूने के पानी में पाया जाता है, और जो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो विंडो क्लीनर यानी जो कांच वाली खिड़कियां होती हैं उनको साफ करने वाला जो विंडो क्लीनर होता है उसमें पाया जाता है। जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो सोप यानी साबुन में पाया जाता है, और जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है। अब कोई पदार्थ एसिडिक है या बेसिक है मतलब अम्लीय है या क्षारीय है, यह जानने के लिए कुछ स्पेशल तरह के सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सब्सटेंसेस हैं इन्हें हम इंडिकेटर यानी सूचक कहते हैं। लिटमस सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाने वाला एक नेचुरल इंडिकेटर है। यह पर्पल कलर का होता है और इसे लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यदि हम लिटमस में एसिडिक सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो यह लाल कलर का हो जाता है, और यदि हम इसमें बेसिक सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो यह नीले कलर का हो जाता है। जो लिटमस है वो हमें सॉल्यूशन और स्ट्रिप्स दोनों फॉर्म्स में मिलता है, लेकिन जनरली यह हमें लाल और नीले लिटमस पत्थर के रूप में ही मिलता है। अब ऐसे सॉल्यूशन जो कि लाल और नीले लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलते, परिवर्तित नहीं करते, उसे हम न्यूट्रल सॉल्यूशन यानी उदासीन विलयन कहते हैं। ऐसे जो पदार्थ होते हैं ये ना ही अम्लीय प्रकृति के होते हैं ना ही यह क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया की। तो जब एसिड और बेस आपस में मिलकर रिएक्ट करते हैं तो उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और एज अ रिजल्टेंट आपको यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और वाटर मिल रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ये आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और इसमें आपको एक नया सब्सटेंस मिल रहा है जो है सॉल्ट। इसके साथ आपको वाटर और इसके साथ हीट भी इवॉल्व हो रही है। अब हम डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडाइजेशन की। हमें पता है कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और यदि इसकी मात्रा बढ़ जाए तो हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि ऐसे में हम कोई एंटासिड जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उससे ले तो यह उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटवाइट की। हमें पता है कि चिंटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, तो इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इस पर मॉइस्ट बेकिंग सोडा या फिर कोलेमाइन सॉल्यूशन को रब कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल ट्रीटमेंट की। यदि जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है तो हम इसमें क्विक लाइम या फिर सिलेक्ट लाइम जैसे बेसिस को ऐड कर सकते हैं, और यदि सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई है तो हम इसमें ऑर्गेनिक मैटर को भी ऐड कर सकते हैं जो कि उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।